Hello everyone. Today we will continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic pressure and its measurement. So let's start. This is the third lecture. So far we've completed static pressure along with some numerical problems, and we've also completed pressure head of a liquid and their numerical problems. So let's see. Today we will be discussing Pascal's law. पास्कल्स लॉ हमने पढ़ा है पुरानी क्लासेस में, बचपन में आपने पढ़ा होगा पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं कि जो प्रेशर है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को आप सिंपली प्रेशर बोल सकते हैं। तो जो प्रेशर है कौन से टाइप के फ्लूइड में? स्टैटिक फ्लूइड में। स्टैटिक फ्लूइड मतलब फ्लूइड एट रेस्ट में। तो जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है या जो प्रेशर है किसी स्टैटिक फ्लूइड में, इट इज ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। सभी डायरेक्शंस में वो क्या होता है? इक्वली ट्रांसमिट होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कोई कंटेनर लेती हूँ और मैं प्रेशर एग्जर्ट करती हूँ, तो प्रेशर जो लिक्विड की वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो हर डायरेक्शन में क्या होगा? सेम अमाउंट से एग्जर्ट होगा। एक तो राइट एंगल पे होगा और दूसरा क्या होगा? सेम अमाउंट से एग्जर्ट होगा। क्लियर? तो इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। बट कंडीशन क्या है कि आपका जो ये फ्लूइड है, आपका ये फ्लूइड किस पे होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। ये मोशन में नहीं हो सकता। इसको किस पे होना पड़ेगा? रेस्ट पे होना पड़ेगा। ठीक है। तो पास्कल्स लॉ और भी बहुत सारे फॉर्म्स में हमने पढ़ा है। अगर आप अपने 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड की साइंस बुक्स देखेंगे तो उसमें इस तरीके का एक डायग्राम होता है। आपको इस तरीके से एक डायग्राम बना होता है, जिसमें हमने क्या किया है? हमने जो बेस है, बेस को सेम कर दिया है। क्योंकि हमारा बेस सेम है, ये आप देख रहे हैं, ये जो ये बेस है ये क्या है? सेम है। और फ्लूइड किस पे है? रेस्ट पे है। फ्लूइड किस पे है? रेस्ट पे। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे सब जगह क्या होगा? पानी होगा। अब ये जो पानी है, प्रेशर की वजह से पानी आया है, पानी कुछ राइज करेगा। पानी कुछ राइज किया। और पानी कितना राइज किया? तीनों कंटेनर्स में पानी सेम अमाउंट से राइज किया। अगर आप देखें, इस कंटेनर की शेप कुछ और है, इसकी शेप कुछ और है और इसकी शेप कुछ और है। दिस इज फ्रस्टम, आई एम सॉरी, दिस इज अ फ्रस्टम। ये क्या है? एक इंक्लाइंड ट्यूब है और ये क्या है? एक वर्टिकल ट्यूब है। पर फिर भी इसमें क्या हो रहा है? जो लेवल है पानी का, वो पानी का लेवल क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। मतलब इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो हेड है, वाटर हेड, अगर हम इसका बेस यहाँ से मान लें, आप कहीं से भी मान सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन होती है बेस मानने की, बेस अज्यूम करने की। तो मैंने इसका बेस मान लीजिए, ये इसको अज्यूम कर लिया क्योंकि सबका लेवल सेम है। ये वाला बेस सबका क्या है? सेम है। तो जो हाइट आ रही है वो हाइट कहाँ से ले लेते हैं? हम इस बेस से ले लेते हैं। ठीक है। अभी इस बेस को हम क्या बोलते हैं? इस एक्स एक्स बेस को आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये हमने हाइट h, अगर आप देखें तो दिस इज ऑल्सो हाइट h, दिस इज ऑल्सो हाइट h। ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, आपका जो हेड है, प्रेशर हेड है, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप आपका प्रेशर हेड क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब जो हाइट जिसके लिए जिस तक पानी जा रहा है वो हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी, जैसे यहाँ पे रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंक्लिनेशन का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं तो हम सोच सकते हैं कि इंक्लिनेशन की वजह से जो है हेड डिफरेंट होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ये एक्स एक्स है, ये क्या आ रहा है? सेम आ रहा है सब पॉइंट्स के लिए, सब कंटेनर्स के लिए और उसमें सब पॉइंट्स के लिए।
ठीक है, तो जो हेड रहेगा वो हेड क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड कैसा है, स्टैटिक फ्लूइड है, रेस्ट पे है फ्लूइड। तो ये कहाँ से हो रहा है, ये पास्कल के लॉ से हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक है, प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट हुआ है तीनों कंटेनर्स में। और इक्वली ट्रांसमिट प्रेशर को हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अ हेड। हेड मतलब हाइट ऑफ द लिक्विड रिजन इन अ कंटेनर। ठीक, तो उस हेड से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये सारा क्योंकि सब में पानी है, अगर आप देखें सब में क्या है, वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो सेम रहेगा सब में, ये रो डब्ल्यू ही रहेगा। तो अगर मैं वन के लिए देखूं तो टोटल प्रेशर कितना होगा, P1 अगर मैं बोल देती हूँ इसको, तो P1 विल बी इक्वल टू H इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, P2 विल बी इक्वल टू H इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। एंड थर्ड कंटेनर के लिए P3 कितना हो जाएगा, H इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। तो अगर आप देखेंगे तो रो डब्ल्यू इंटू जी तो कांस्टेंट है सब में, क्योंकि पानी ही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। साथ ही साथ ये H भी क्या आ रहा है, सब केसेस में कांस्टेंट आ रहा है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। यही बोल रहा है पास्कल्स लॉ। पास्कल ने यही तो बोला कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सिंपली प्रेशर कैसे फ्लूइड में, स्टैटिक फ्लूइड में will be transmitted equally in all directions। तो सब जगह में कैसा ट्रांसमिट हुआ है, इक्वली ट्रांसमिट हुआ है, क्लियर, irrespective of the shape। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, जो हम अपनी साइंस टेक्स्ट बुक्स में देख सकते हैं, जूनियर क्लासेस की, 9th-10th की क्लासेस की। क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि पास्कल्स लॉ को आप और क्या बोलते हो, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड प्रेशर। ट्रांसमिसिबिलिटी क्यों, ट्रांसमिशन हो रही है, ट्रांसमिशन मीन्स कि आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब आप ट्रांसफर कर रहे हो किसको, लिक्विड के प्रेशर को, तो पास्कल्स लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड प्रेशर। अब पास्कल्स लॉ का नाम पास्कल्स लॉ क्यों है, क्योंकि जो साइंटिस्ट जिसने ये लॉ प्रेजेंट किया था या दिया था वो कौन था, उसका नाम क्या था, पास्कल था। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब हमारे पास है कि हमने प्रूफ करना है। ये तो एक मैंने आपको बहुत ही इजी प्रूफ दिया है जो हम बचपन में करते थे। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा एडवांस्ड प्रूफ देखेंगे। सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ कंटेनर। यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी है। ठीक है, ये कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है या कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट है। हमने क्या किया, हमने इसके बीच में एक बहुत छोटा सा, एक बहुत टाइनी सा, बहुत ही ज्यादा छोटा आप देख रहे हैं, ये भी मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको विजिबल हो, ये फ्लूइड एट रेस्ट है। हमने एक एलिमेंट ले लिया, तो हमने इस एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। इस एलिमेंट को जब मैं मैग्नीफाई कर रही हूँ और मैग्नीफाई करती हूँ तो मैंने इस एलिमेंट को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। क्लियर, हम क्या बोल रहे हैं कि इस एलिमेंट पे कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगी, इस एलिमेंट पे कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगी। अब ये एलिमेंट पे कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी, पहले तो वो देख लेते हैं। एक तो फोर्स जो एक्ट कर रही है दैट इज प्रेशर। प्रेशर किसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से प्रेशर जो एक्ट कर रहा है। और दूसरी कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, वेट। इस एलिमेंट का कुछ वेट होगा, सेल्फ वेट बोल सकते हैं इसको। इस एलिमेंट का कुछ वेट होगा, उस वेट पे, वो वेट क्या करेगा, इस एलिमेंट पे एक्ट करेगा। एक तो एक्ट करेगा प्रेशर जो आजू बाजू के लिक्विड की वजह से हो रहा है, और दूसरा क्या एक्ट करेगा, सेल्फ वेट एक्ट करेगा। अब हम बोलते हैं कि प्रेशर तो सिग्निफिकेंट अमाउंट रहेगा, क्योंकि आपके आसपास काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में पानी प्रेजेंट है, तो वो तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही। बट क्योंकि जो साइज ऑफ द एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ द एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, तो इतने स्मॉल एलिमेंट का जो वेट है वो आप कंसिडर ना भी करो तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है,
तो क्योंकि एलिमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी स्मॉल, तो आप क्या कर सकते हो, वेट कैन बी निग्लेक्टेड। तो वेट को हमने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, वेट कैन बी निग्लेक्टेड। एम आई क्लियर? तो हमने क्या किया है, हमने बोला कि ये एलिमेंट जो मैं कंसिडरेशन में ले रही हूँ उस पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक तो प्रेशर की फोर्स एक्ट करेगी और दूसरी किसकी फोर्स एक्ट करेगी, वेट की फोर्स, सेल्फ वेट एक्ट करेगा। बट क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द वाटर मास जो हमने लिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, इसलिए उसका जो वेट है उसको आप क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अब मेरे पास कौन सी फोर्सेस बची या क्या कंसिडरेशन को बचा, सिर्फ फोर्स ड्यू टू प्रेशर बचा। ठीक है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर बचा। एम आई क्लियर? तो अब देखते हैं इस एलिमेंट पे। अब ये हमारा एलिमेंट है यहाँ पे, इसको मैंने मैग्नीफाई, इसी एलिमेंट को मैग्नीफाई करके यहाँ पे बना दिया है ताकि इजी रहे। तो मैं इसको कुछ नेम्स दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये बी, और ये क्या हो गया आपका सी। तो एलिमेंट का हमने नेम्स दे दिए ए, बी और सी। अब इस एलिमेंट पे प्रेशर एक्ट करेगा, आसपास इसके पानी है तो पानी क्या एग्जर्ट करेगा, अभी हमने पास्कल्स लॉ से समझा है या हमें पहले प्रीवियस नॉलेज से पता है कि पानी क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ये छोट इस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स की नॉलेज अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें पता है उससे कि प्रेशर कैसे एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी आप उसको सरफेस दोगे उसके वो कैसे एक्ट करेगा, एट 90 डिग्रीज एक्ट करेगा या एट राइट एंगल्स एक्ट करेगा। अब हमने क्या किया, इस प्रेशर का रिजल्टेंट प्रेशर निकालिया। रिजल्टेंट प्रेशर मतलब जितना भी प्रेशर, टोटल प्रेशर जो एक्ट कर रहा था उसको बोल दिया मैंने ये, इसको नाम दे देते हैं पी जेड। इसको क्या नाम दे दिया, ये टोटल प्रेशर जो इस फेस पे एक्ट कर रहा है इसका नाम दे दिया मैंने पी वाई, वाई डायरेक्शन में है तो वाई, और इसको मैंने नाम दे दिया पी एक्स, ये एक्स डायरेक्शन में है तो इसका नाम क्या कर दिया हमने, पी एक्स। तो अगर आप देखेंगे तो इस फेस पे क्या एक्ट कर रहा है, पी वाई, वाई डायरेक्शन में वर्टिकली परपेंडिकुलर होगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकल होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये एग्जैक्टली क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा तो इसलिए नाम क्या दे दिया, पी एक्स। और ये भी क्या करेगा, परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, पी जेड। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, ये तो हुई प्रेशर की बात। अगर आप देखेंगे तो मैंने सिंबल क्या यूज करा है, स्मॉल पी, स्मॉल पी यूज करा है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्रेशर की बात कर रही हूँ। अब मुझे तो निकालने हैं फोर्सेस। अगर आपको याद हो यहाँ पे हमने फोर्सेस लिखे थे, ठीक है, तो वेट क्या है, फोर्स है, प्रेशर अपने आप में फोर्स नहीं है, पर मैंने बोला था फोर्स ड्यू टू प्रेशर। तो अब मैं प्रेशर को किस में कन्वर्ट करूंगी, पहले मैं इसको फोर्स में कन्वर्ट करूंगी। तो लेट्स कैलकुलेट द फोर्सेस एक्टिंग। तो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, ऑन द एलिमेंट। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स क्या होता है, अगर मैं प्रेशर का फॉर्मूला लिखूं तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रेशर से ताकि मेरे पास क्या आ जाए, फोर्स आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी फोर्स, फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। एरिया किसका, जिस भी फेस पे वो एक्ट कर रही है उसका एरिया। एम आई क्लियर? जिस फेस पे प्रेशर एक्ट कर रहा है उस प्रेशर का फेस ले लेंगे, उसका एरिया ले लेंगे, एंड दैट विल गिव मी द फोर्स ऑन दैट फेस। तो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ तो मैंने आपको एलिवेशन दिखाई थी, एलिवेशन दिखाई थी इसलिए क्या हो रहा था, सिर्फ हम इस तरीके से फेस देख पा रहे थे। पर हम क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि जो ये एलिमेंट है ये 3D एलिमेंट है तो इसकी कुछ डायमेंशंस होंगी। इसकी डायमेंशंस हमने इस तरीके से ली हैं कि जो इसकी डेप्थ है,
जो इनटू द बोर्ड, इनटू योर स्क्रीन, जो डेप्थ है अंदर की साइड को इस तरीके से जो डेप्थ जा रही है वो कैसी डेप्थ है, वो उसका कितना अमाउंट है, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब अगर आप इस लेंथ को, अगर मैं इसको फिर से नेम्स दे दूं, तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये डेप्थ वाला पार्ट हो गया स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड दिस पॉइंट इज स्मॉल सी। क्लियर? तो हमने क्या करा, हमने बोला जो बी बी की लेंथ है और ए की लेंथ है और सी सी की लेंथ है वो किसके इक्वल है, 1 यूनिट की इक्वल है। तो यहाँ लिख देते हैं ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू सी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट, यूनिट क्यों लिखा कि अगर आप ए बी मीटर्स में लेते हैं, अगर आप ए बी की लेंथ मीटर्स में लेते हैं तो ये सारा ए भी किस में हो जाएगा, मीटर्स में हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 1 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर्स में लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर आप इसको एमएम में लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 1 mm। तो जो भी आप यूनिट लेना चाहें आप वो यूनिट ले सकते हैं। जस्ट क्या है कि इसकी जो लेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, 1 यूनिट की इक्वल होगी। ठीक है, और भी आप कोई और भी लेंथ ले सकते हैं, नैनोमीटर्स में भी ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा एलिमेंट बहुत ही छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है हमने यहाँ पे इसका वेट निग्लेक्ट किया है और हमने बोला है कि एलिमेंट बहुत छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसकी डायमेंशंस होंगी वो बहुत छोटे होंगी, मीटर्स या सेंटीमीटर्स में नहीं होंगी। क्लियर? तो हमने उसको क्या कर दिया, बहुत छोटा एलिमेंट लिया है। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया कि जो डेप्थ है वो डेप्थ किसके इक्वल है, 1 यूनिट की इक्वल है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फोर्सेस निकाल सकते हैं। अब मैं फोर्सेस निकालती हूँ यहाँ पे, इधर फेस, पहले तो बात करते हैं फेस ए बी बी की। क्लियर? कौन से फेस की बात कर रहे हैं हम, इस फेस की बात कर रहे हैं, ये वाला जो फेस है इसकी बात करते हैं। तो इस पे जो फोर्स आएगी उस फोर्स को हम कैपिटल पी से डिनोट कर रहे हैं। अब आपने ये ध्यान रखना है, जब हम प्रेशर डिनोट करते हैं तो प्रेशर हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल पी से, जब मैं कैपिटल पी से डिनोट कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं प्रेशर डिनोट कर रही हूँ, सॉरी फोर्स डिनोट कर रही हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पी ए बी लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं कौन से फेस की बात कर रही हूँ, मैं इस फेस की बात कर रही हूँ। तो पी ए बी क्या होएगा, पी ए बी विल बी इक्वल टू पी एक्स, क्योंकि ये देखिए इस पे कौन प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है, पी एक्स एक्ट कर रहा है। पी एक्स इंटू एरिया, कौन सा एरिया, ए बी का, ये वाला एरिया जो हमने अभी ग्रीन शेड किया। दिस एरिया इज इक्वल टू ए बी इंटू 1, ए बी इंटू 1 है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिखा जा सकता है पी एक्स इंटू को डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ए बी इंटू 1। तो पी ए बी इज इक्वल टू पी एक्स डॉट ए बी, पी ए बी इज इक्वल टू पी एक्स डॉट ए बी। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास एक फोर्स आ गई जिसकी मैग्नीट्यूड है कैपिटल पी ए बी। अब हमने क्या किया है, करना है, अब आगे चलते हैं हम इसी अब वही हमारा डायग्राम है, आपको याद रखना पड़ेगा। दिस वाज ए, दिस वाज बी, दिस वाज सी एंड this was px, small px, this was small p y and this was small p z। am I clear? तो ये हमारे पास फेसेस थे। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया था, हमने फोर्स निकाल ली है पी ए बी इज इक्वल टू पी एक्स इंटू ए बी, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं ऑन फेस
ऑन फेस बी बी सी सी। जो यहाँ पे जो फेस होगा इसका, ये वाला जो फेस होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो बेस का फेस है। क्लियर? तो इस फेस की बात करें, अगेन ये कितनी लेंथ हो जाएगी? दिस लेंथ इज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको पी बी सी, फोर्स पी बी सी विल बी इक्वल टू, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है इस फेस पे, कितनी प्रेशर एक्ट कर रहा है? पी वाई इंटू बी सी इंटू 1 यूनिट। पी वाई इंटू बी सी, एरिया कितना हो जाएगा? बी सी इंटू 1 यूनिट। तो बी सी इंटू 1 यूनिट, प्रेशर कितना है? पी वाई। तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? पी बी सी इज इक्वल टू, पी बी सी इज इक्वल टू पी वाई इंटू बी सी, पी वाई इंटू बी सी। एम आई क्लियर? तो ये हमें पता चल गया सेकेंड फेज पे। अब थर्ड फेज पे देखते हैं। थर्ड फेज क्या है? फेज ए ए सी सी। तो यहाँ पे जो फेस आएगा इस तरीके से, यहाँ पे जो फेस आएगा इस तरीके से, इस फेस की बात हो रही है। इस फेस की बात हो रही है एलिमेंट के। तो इस फेस पे क्या हो रहा है? इस फेस पे हमारे पास आ रहा है पी ए सी विच विल बी इक्वल टू पी जेड इंटू ए सी इंटू 1। तो इट कैन बी रिटन एज पी जेड ए सी। तो पी ए सी। एम आई क्लियर? तो ये आपके पास क्या आ गया? पी ए बी आ गया, पी बी सी आ गया और पी ए सी आ गया। अब अगर मैं इस फिगर को थोड़ा मॉडिफाई करूं, सिंप्लीफाई करूं अपने लिए, क्योंकि अब मेरे को, मुझे प्रेशर्स शो करने की जरूरत नहीं, अब मेरे पास डायरेक्टली क्या आ चुकी हैं? फोर्सेस आ गई हैं। तो अब हम क्या शो करेंगे? सिर्फ फोर्सेस शो करेंगे। तो ये आपका एलिमेंट था, और अब मैं सिर्फ 2D एलिमेंट शो कर रही हूँ, 3D एलिमेंट नहीं शो कर रही। ये मेरा एलिमेंट था, इस पे फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, जिसका नाम है पी बी सी। इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है जिसका नाम है, अब ये फोर्सेस हैं प्लीज याद रखिए, पी ए बी। और इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है जिसका नाम है पी ए सी। अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि फोर्सेस जो हैं वो 90 डिग्रीज टू द सर्फेस है, पर हम इनको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू रिजॉल्व दिस इंक्लाइंड फोर्स इनटू टू फोर्सेस। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पी ए सी वाई, और इसको बोला जा सकता है पी ए सी एक्स। क्लियर? पी ए सी वाई और पी ए सी एक्स कैसे आएगा वो? आपको थीटा एंगल लेना पड़ेगा। इसको क्या ले दिया मैंने? इसको अज्यूम कर लिया थीटा। कैसे आया ये थीटा? अगर मैं इस एंगल को थीटा अज्यूम करती हूँ तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर आपको याद हो, मैंने इनिशियल लेक्चर्स में बताया था कि जब दो लाइंस के बीच में कोई एंगल फॉर्म होता है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी क्या होता है? सेम एंगल फॉर्म होता है। तो PAC is perpendicular to this, PAC Y is perpendicular to this and PAC is perpendicular to this। तो इनके बीच में क्या एंगल बनेगा? थीटा का एंगल बनेगा, क्योंकि इन दो लाइंस के बीच में भी किसका एंगल है? थीटा का एंगल है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम जब ये रिजॉल्व फोर्सेस की बात करेंगे तो फॉर इक्विलिब्रियम, जब रिजॉल्व फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? इक्विलिब्रियम मतलब हमारा फ्लूइड किस में है? रेस्ट में है। तो मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। जो एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस हैं इनका सम क्या होना चाहिए? सबमिशन ऑफ फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0 एंड सबमिशन ऑफ फोर्सेस in the y direction, summation of forces in the y direction should be equal to 0। क्लियर? तो हमें देखना है कि सबमिशन
x इज इक्वल टू 0 एंड समेशन y इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसमें x डायरेक्शन की फोर्सेस कौन सी हैं और y डायरेक्शन की फोर्सेस कौन सी हैं। PAB और PAC क्या है, x डायरेक्शन की फोर्सेस हैं, तो पहले इनको कंसिडर कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो रहा है, PAB प्लस PACX should be equal to 0, पहले देखते हैं PACX है क्या। PACX will be equal to PAC sin थीटा, PAC sin थीटा, यही होगी इसका मैग्नीट्यूड, PAC sin थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो PACX इज इक्वल टू PAC साइन थीटा। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो साइन थीटा इज ये थीटा है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए बोला जा सकता है साइन थीटा इज AB अपॉन AC। वैसे ही मुझे cos थीटा भी चाहिए, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, बेस इज BC अपॉन AC। एम आई क्लियर। तो मेरे पास साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज गिवन है, या मैं इनको कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ ये सारी वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से पहले मुझे एक चीज और आपको बतानी है कि फोर्स जो होती है उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप देखें PAB कौन से डायरेक्शन में है, PAB is in this direction, PACX is in the opposite direction। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब आपकी साइन कन्वेंशन है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको क्या ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं। तो मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया है, मैं इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले रही हूँ। तो मैं क्या बोल रही हूँ, PAB minus PACX is equal to 0, which implies PAB should be equal to PACX। 0 है तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊंगी तो मेरे को नेगेटिव साइन को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो देखो अब PAB हमने लिखा था PXAB is equal to PAC can be written as PZ into AC into साइन थीटा, यही लिखा है। दिस शुड बी इक्वल। तो इनको इक्वल करने के लिए अब साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन है, जो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट PX into AB is equal to PZ into AC into sin theta is AB upon AC, sin theta is AB upon AC। AC cancel, तो what do I get, I get PX into AB is equal to PZ into AB। PX into AB is equal to PZ into AB। AB और AB कैंसल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, PX is equal to PZ। PX is equal to PZ। Am I clear? मैं इसको यहाँ लिखने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट कंक्लूजन मेरी क्या है, PX is equal to PZ। ये कैसे आया मेरे पास, फ्रॉम सबमिशन x is equal to 0। कहाँ से आया, क्योंकि सबमिशन x क्या है, इक्वल टू 0। x डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है फॉर इक्विलिब्रियम। एम आई क्लियर। तो ये तो हो गया आपकी x डायरेक्शन की फोर्सेस। अब देखते हैं y डायरेक्शन की फोर्सेस। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सो लेट्स सी, अब y डायरेक्शन की बात करते हैं। y डायरेक्शन में फोर्सेस कौन सी हैं, पहले तो द फोर्सेस
acting in y direction are PBC and PACY. PBC and PACY. So let's write PBC is equal to PACY. इसको मैंने डायरेक्टली इज इक्वल टू क्यों लिख दिया? क्योंकि ये अपवर्ड एक्ट कर रही है और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। क्योंकि फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज होती है तो उनका डायरेक्शन भी मैटर करता है, तो इसलिए एक का डायरेक्शन मुझे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। और उसको अगर मैं सबमिशन y इक्वल टू 0 करना चाहूँ तो PBC इज इक्वल टू PACY, जैसे प्रीवियस केस में हुआ था। तो वैसे ही यहाँ पे हो गया PBC। अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले देख लेते हैं PAC क्या है। तो PAC इज इक्वल टू PAC इंटू y इज इक्वल टू PAC डॉट कॉस थीटा। PAC डॉट कॉस थीटा। तो ये हमारी कंपोनेंट है इसका इन द y डायरेक्शन PAC का। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में आ जाते हैं फिर से। तो PBC is equal to PAC dot cos theta. PBC will be equal to small p, प्रेशर। कौन सा प्रेशर? Y प्रेशर। कौन सा प्रेशर? प्रेशर इन द y डायरेक्शन। तो PY into BC is equal to PAC कितना था? PAC was PZ into AC। PZ into AC। cos theta is equal to BC upon AC। cos theta is equal to BC upon AC। cos theta की वैल्यू हमें यहाँ से पता है BC upon AC। तो अगर हम देखें तो AC AC कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास बचता है PY into BC is equal to PY into BC is equal to PZ into BC। अगेन BC कैंसिल आउट हो जाएंगे। BC कैंसिल आउट हो गए तो मेरे पास क्या बचा? PY is equal to PZ। ये मेरे पास क्या आ गया? इक्वेशन B। इफ आई कॉल दिस वन एज इक्वेशन A। तो इक्वेशन B और इक्वेशन A को अगर मैं साथ में लिखना चाहूँ तो साथ में लिखूंगी तो क्या आएगा? Px is equal to Pz। ये फर्स्ट इक्वेशन से Px is equal to Pz, ये कहाँ से आया मेरे पास? इक्वेशन A से आया। अब Pz is equal to Py, तो Pz को क्या लिख सकती हूँ? इक्वल टू Py। ये कहाँ से आया मेरे पास? ये आया मेरे पास इक्वेशन B से। तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास? अल्टीमेटली आ गया कि Px is equal to Py is equal to Pz। तो जितना भी प्रेशर है, चाहे वो x डायरेक्शन में है, चाहे वो y डायरेक्शन में है, या वो किसी भी इंक्लाइन डायरेक्शन में है, वो सबकी वैल्यूज क्या रह रही हैं? इक्वल। तो यही तो पास्कल ने कहा था। पास्कल ने बोला था कि सारा जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है हर डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शंस। 3 डायरेक्शंस में हमने प्रूव कर दिया है। अगर आप बाकी डायरेक्शंस में भी ट्राई करेंगे तो आपको सब जगह इक्वल अमाउंट ही ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सेमेस्टर में आ सकता है क्योंकि सिंपल प्रूफ है और आप समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं भी करना तो समझने के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। लेट्स सी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ जो अभी हमने पढ़ा उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस क्या हैं? सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस को हम और क्या बोलते हैं? ब्रह्मास प्रेस। हम एक ही एप्लीकेशन देखेंगे डिटेल में, बाकी आप को समझ आ जाएगा क्योंकि सेम ही एप्लीकेशन है। सो लेट्स डिस्कस दिस। दिस इज अ हाइड्रोलिक प्रेस। अब हाइड्रोलिक प्रेस के पार्ट्स देख लेते हैं। ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पोर्शन का कम है। यहाँ पे लिखा है प्लंजर्स एरिया इज स्मॉल ए। इस प्लंजर का जो एरिया है उसको आप स्मॉल ए बोल सकते हैं और ये पोर्शन क्या है? रैम है। इस एरिया को आप क्या बोल सकते हैं? कैपिटल ए। देखने से पता चल रहा है कि स्मॉल ए इज मच लेस देन कैपिटल
A, ये हमें नेकेड आई से पता चल रहा है देख के। ठीक है, यहाँ पे एक प्लंजर है, प्लंजर मतलब एक पिस्टन की तरीके से यहाँ पे एक प्लेस्ड है डिवाइस जिसको आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे फोर्स शो करिए, फोर्स F। क्लियर। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई लोड रख देते हैं। लोड रखने के लिए कुछ भी लोड हो सकता है कि आपने यहाँ पे लोड रख दिया। यही कॉन्सेप्ट अगर हाइड्रोलिक प्रेस का हम हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी यूज करते हैं, जैसे स्पेशली आपकी जब कार्स होती हैं, कार्स आपने लिफ्ट करनी होती हैं, ऊपर ले जानी होती हैं, तो भी आप ये सिस्टम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या हो गया है, लोड। अब आपने ये फोर्स F लगाई, इस फोर्स प्लंजर के थ्रू, इस फोर्स F की वजह से क्या जनरेट हुआ, कुछ प्रेशर जनरेट हुआ। अब ये प्रेशर क्या करेगा, इस पाइप के थ्रू ट्रैवल करेगा और ट्रैवल करके किस पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा इस रैम पे। किस पे एक्ट करेगा, इस रैम पे। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस प्रेशर का, P। यहाँ पे जब ये प्रेशर आया तो इसका मैग्नीट्यूड P क्यों रहा, बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल के लॉ ने क्या बोला था कि जब आप प्रेशर को ट्रांसमिट करते हैं लिक्विड एट रेस्ट पे, तो वो इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो इक्वली वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, P आ रहा है। तो इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपने अप्लाइड फोर्स कितनी है आपकी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपने फोर्स कितनी अप्लाई की, आपने फोर्स अप्लाई की F। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू F। फोर्स क्या होता है, फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू एरिया। क्योंकि ये हमने फोर्स कहाँ पे अप्लाई करी है, प्लंजर पे अप्लाई करी है, तो एरिया किसका आएगा, प्लंजर का ही एरिया आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल ए। और प्रेशर तो जेनरेट हुआ, तो प्रेशर की हमने वैल्यू क्या अज्यूम कर ली थोड़ी देर के लिए, P। तो अप्लाइड फोर्स कितनी थी, F, एंड प्रेशर कितना था, P जनरेट हुआ, एरिया कितना था, A। अब ये प्रेशर जो है ये यहाँ से ट्रांसमिट हुआ और इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया। इधर अब इसने एग्जर्ट कितनी करी फोर्स, अभी कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा ऊपर की डायरेक्शन को, प्रेशर एक्ट कर रहा है किसी एरिया ए पे, तो आपके पास क्या आएगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगी, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगी इस तरीके से। इस फोर्स को हमने थोड़ी देर के लिए डिनोट कर दिया कैपिटल P से। तो ये है एक्सर्टेड फोर्स। एक्सर्टेड फोर्स कितनी है, exerted force will be equal to capital P, which is equal to small p into area of RAM। small p into area of RAM, यही है फोर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशंस आ गई जो हमने सिंपल कुछ नहीं किया, हमने फोर्स कैलकुलेट करी एट द प्लंजर एंड फोर्स कैलकुलेट करी एट द रैम, और हमने पास्कल लॉ से डिटरमिन किया कि जो प्रेशर यहाँ पे है वही प्रेशर कहाँ होगा, रैम पे होगा। तो इसलिए हमने P की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में क्या रखी है, सेम रखी है। एरिया चेंज किया है क्योंकि अगर प्लंजर पे एक्ट कर रहा है तो प्लंजर का एरिया आएगा, अगर रैम पे एक्ट कर रहा है तो रैम का एरिया आएगा, इसलिए फोर्स की वैल्यूज डिफरेंट आई। अब हम करते क्या हैं इस पूरे प्रोसेस में, हम ये करते हैं कि तो प्लंजर पे क्या कर रहे हैं, प्लंजर पे जो अप्लाइड फोर्स है और रैम की जो अप्लाइड फोर्स है ये हमें क्या करनी है, इक्वेट नहीं करनी, ये हमें इससे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब ये प्लंजर की फोर्स हम क्यों लगाते हैं, ये हम अल्टीमेटली इसलिए लगा रहे हैं कि ये जो ये लोड है, ये लोड क्या हो सके, लिफ्ट हो सके, ये लोड कहाँ को जा सके, ऊपर की डायरेक्शन में जा सके। जब आप प्रेस की एप्लीकेशन देखते हैं या प्रेस देखते हैं तो हमने क्या रखा होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पेपर पड़ा है या कुछ भी पल्प पड़ा है, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कवर होगा ऊपर, ठीक, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, कवर लगा दिया है। आप चाहते हैं कि ये पेपर या ये जो लोड है ये क्या हो जाए, प्रेस हो जाए, तो ये इमूवेबल है, ये फिक्स्ड कवर है, ये मूव नहीं करेगा। तो लोड क्या करेगा, इसके अगेंस्ट कंप्रेस करेगा, इन रैम और इस फिक्स्ड कवर के ऊपर ये लोड क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो अल्टीमेटली कंप्रेस होने से वो क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। क्लियर, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेस। अगर मैं इस कवर को हटा दूं तो ये क्या बन जाती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बन जाती है।
कैसे लिफ्ट बन जाती है? आप चाहते हैं कि ये लोड आप सेकंड फ्लोर तक ले जाएं, तो ये लोड सेकंड फ्लोर तक चला जाएगा इस अपवर्ड फोर्स की वजह से। ठीक, पर दिक्कत क्या आती है? द इशू इज कि एक डाउनवर्ड फोर्स भी तो लग रही है, सिर्फ अपवर्ड फोर्स ही थोड़े लग रही है, एक डाउनवर्ड फोर्स भी लग रही है। व्हाट इज दैट? वेट। डाउनवर्ड फोर्स, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बनाऊं और इसको शिफ्ट कर दूं ताकि विजिबिलिटी रहे, तो एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, किसकी वजह से? वेट की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, और हमने प्रेशर की वजह से क्या एक्ट करवाया है? एक अपवर्ड फोर्स पी एक्ट करवाई है। तो ये कब पॉसिबल है, ये लिफ्ट होना कब पॉसिबल है इस लोड का? जब ये जो P है इट इज ग्रेटर देन द वेट। P को क्या होना पड़ेगा? इस वेट से ज्यादा होना पड़ेगा। P शुड बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द लोड, तभी तो वो क्या होएगा, तभी तो वो क्या करेगी? लिफ्ट करेगा, ऊपर को उठेगा, तभी तो वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा। तो इसको अपवर्ड मूवमेंट कराने के लिए हमें जो अपवर्ड फोर्स है इट शुड बी ग्रेटर देन द डाउनवर्ड फोर्स, विच इज पॉसिबल व्हेन P इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द लोड ओनली। क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं, मुझे अगर कोई फोर्स लगानी है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं इक्विलिब्रियम, जस्ट इक्विलिब्रियम चाहती हूँ, तो P शुड बी इक्वल टू W। P शुड बी इक्वल टू W, मतलब अगर मैंने P को थोड़ा सा भी और बढ़ाया, हल्का सा भी और बढ़ाया, तो ये लोड क्या कर जाएगा? लिफ्ट कर जाएगा। ये लोड क्या कर जाएगा? लिफ्ट कर जाएगा। तो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम वैल्यू जो आपको चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू वेट। जैसे ही आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, जैसे ही P ग्रेटर देन वेट हुआ, वैसे ही आपका लोड क्या करने लग जाएगा? लिफ्ट करने लग जाएगा। तो हम जनरली इस W को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर मैं फोर्स पे कितनी, इस मैं प्लंजर पे कितनी फोर्स लगाऊं कि ये जो लोड है ये क्या कर जाएगा? लिफ्ट कर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे? आप इक्वेट करेंगे किसको? प्रेशर्स को। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 pressure is equal to force F upon small area, area of the plunger, and from equation 2 pressure is equal to P upon एरिया। अब क्योंकि मैंने P को इक्वल टू W मान लिया है, तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? W अपॉन एरिया। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इनको इक्वेट कर सकते हैं। P विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन स्मॉल a, which is further equal to W upon कैपिटल A। तो आपकी अल्टीमेट इक्वेशन क्या आ गई? आपकी अल्टीमेट इक्वेशन ये आ गई। अब वो क्या बोलता है आपसे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आएंगे, ये कॉम्पिटिटिव में भी आ सकते हैं, आपके एंडसेम में थोड़ा टफ है आना, पर कॉम्पिटिटिव में तो जरूर आएंगे और कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो वो बोलेगा पहले मुझे बताओ फोर्स कितनी मैं लगाऊं, अगर जो वेट मुझे लिफ्ट करना है वो कितना है? 100 किलो न्यूटन। तो मैं कितनी फोर्स लगाऊं? मुझे A और कैपिटल A की वैल्यू गिवन होगी। क्लियर? एक टाइप का क्वेश्चन तो ये आएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि मैंने फोर्स अप्लाई की 10 किलो न्यूटन, तो मैं कितना वेट लिफ्ट कर सकूंगी अगर प्लंजर का एरिया और रैम का एरिया ये है। ठीक, या फिर आपसे एरियाज की कैलकुलेशन पूछ लेगा। तो इक्वेशन आपकी अल्टीमेटली क्या रहेगी? यही रहेगी। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। अ हाइड्रोलिक प्रेस has a ram of 30 centimeter diameter and a plunger of 5 centimeter diameter. Find the load placed on the ram lifted by the hydraulic press when the force applied on the plunger is 600 Newton. Take weight of the ram as 200 Newton. तो देखते हैं गिवन क्या क्या है हमें। तो गिवन इज, सबसे पहले तो एरिया, स्मॉल एरिया, एरिया ऑफ द प्लंजर कैसे आ जाएगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर क्या कर सकते हैं? π/4 इंटू 5 सेंटीमीटर्स को अगर आप
मीटर्स में कन्वर्ट करें, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, तो आप कितना लिख सकते हैं 0.05 meters. This will give us an area of 1.96 into 10 to the power minus 3 meter square. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू स्मॉल ए, एरिया ऑफ द प्लंजर. अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द रैम. कैपिटल ए विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू कैपिटल डी स्क्वेयर. डायामीटर है इसलिए मैं सर्कल का एरिया यूज कर रही हूँ. तो पाई बाय 4 इंटू डायमीटर कितना है इस केस में 0.3. 30 सेंटीमीटर्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.3. तो दिस इज इक्वल टू 0.7068 मीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए. अब हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन थी F अपॉन A इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल A. हमें और भी कुछ गिवन है. क्या गिवन है? एक तो ये गिवन था, नेक्स्ट ये गिवन है, थर्ड क्या गिवन है कि अप्लाइड फोर्स ऑन द प्लंजर इज 600 न्यूटन. तो लोड कितना दे रखा है? अप्लाइड फोर्स ऑन द प्लंजर. प्लंजर पे जो फोर्स दिए तो मुझे क्या दे दिया है? स्मॉल एफ, सॉरी एफ की वैल्यू इज 600 न्यूटन. तो मैंने 600 न्यूटन अप्लाई किया है और मुझे क्या दिया है? वेट ऑफ द रैम. वेट ऑफ द रैम पर वो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लोड इज प्लेस्ड ऑन द रैम. मतलब अगर ये आपका रैम है तो रैम का कुछ वेट है और रैम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? रैम के ऊपर लोड प्रेजेंट है. रैम के ऊपर लोड प्रेजेंट है. तो जब आप वेट निकालेंगे तो आपको वेट किसका निकालना पड़ेगा? एक तो आएगा वेट ऑफ द रैम प्लस वेट ऑफ द रैम प्लस यहाँ से लोड का वेट भी आ रहा है प्लस वेट ऑफ द लोड. तो आपके लिए जो ये W है, ये W की क्या वैल्यू हो जाएगी? मतलब W क्या हो जाएगा? W विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लोड प्लस वेट ऑफ द रैम. दोनों को इकट्ठे लिफ्ट करना पड़ेगा, दोनों के वेट को ओवरकम करना पड़ेगा. तो W इज इक्वल टू वेट ऑफ द लोड प्लस वेट ऑफ द रैम. सो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला. F upon A is equal to W upon A, which can be written as W is equal to F upon A into कैपिटल A. तो फोर्स कितनी थी? 600 न्यूटन. कैपिटल A था 0.7068 और स्मॉल a था 1.96 into 10 to the power minus 3, which will give me 21600 न्यूटन. 21600 न्यूटन. पर मुझसे क्या पूछा है? मुझसे तो पूछा गया है वेट ऑफ द लोड. तो अगर मेरे पास टोटल वेट कितना आ गया है 21600 न्यूटन, तो उससे अगर मैं वेट ऑफ द रैम माइनस कर दूं तो क्या लिख सकती हूँ मैं? W माइनस वेट ऑफ द रैम, विच विल बी इक्वल टू 21,600 माइनस 200. तो वेट ऑफ द लोड कितना आ जाएगा मेरे पास? 21,400 न्यूटन. तो वेट ऑफ द लोड इज इक्वल टू 21,400 न्यूटन. That's it. This is the required answer. Am I clear? So ऐसे आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं. सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको पास्कल्स लॉ का कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए. इस लेक्चर में हमने सिर्फ क्या कवर किया? पास्कल्स लॉ कवर किया along with its numericals. So thank you. We'll discuss the rest of the topics in the upcoming lectures.